प्रिंट मीडिया पत्रकारिता की दुनिया में भले ही पेनलेस पेपरलेस जर्नलिज्म की शुरुआत हो गई हो, आधुनिक जीवन में मुद्रण एवं कागज रहित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले करेंसी का संकट समाज को झकझोर देगा। स्कूल कॉलेज से पाठ्य पुस्तकें गायब होते ही छात्र छात्राओं के सामने अंधकार छा जाएगा। परीक्षा प्रणाली का क्या होगा? बस, ट्रेन एवं हवाई यात्राओं का समीकरण अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस दिशा में जितना ज्यादा सोचा जाएगा, भयानक तस्वीरें उभरकर हमारी जिंदगी को जटिलतम बना देंगी। इसलिए इस विचार को यहीं विराम देना उचित होगा। प्रिंट मीडिया में आगे बढ़ने से पहले इसके इतिहास को संक्षिप्त में जान लेना उचित होगा। मुद्रा शब्द का प्रयोग अति प्राचीन काल से मिलता है। राजतंत्र के जमाने में राजा की मुद्रा ही उसकी पहचान हुआ करती थी। राजकीय मुद्रा के रूप में मुद्रा का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मुद्रा राक्षस में भी राक्षस की मुद्रा उसका व्यक्तिगत चिन्ह थी। भगवान श्रीराम ने जब अपने दूत हनुमान जी को सीता जी की खोज में भेजा तो अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी पहचान के बतौर दी थी। सम्राट अशोक तथा मौर्य वंश के राजाओं ने अपने गुप्तचर तंत्र का विकास किया था, जो प्रजा के बीच से सभी प्रकार की सूचनाएं राजा तक पहुंचाते थे। राजा विक्रमादित्य एवं मुगल सम्राट अकबर अपना वेश बदलकर जनता जनार्दन की नब्ज टटोलते थे। राजा द्वारा प्रजा को जब कोई सूचना देनी होती अथवा फरमान जारी करना होता तो सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर राजकीय कर्मचारी डोंडी या मुनादी सुनाता था। प्रजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ढोल ढमाके या बिगुल बजाए जाते थे। और आज भी छोटे कस्बों अथवा गांवों में पंचायतें या नगर पालिकाएं नागरिकों को सूचित एवं जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करते देखी जा सकती हैं। और देवलोक की चर्चा की जाए तो मुनिवर नारद यह काम बखूबी किया करते थे। पौराणिक युग के नारद जी श्रेष्ठ संवाददाता थे। लेकिन जब एक जैसी सूचनाएं एक साथ सैकड़ों या हजारों तक पहुंचाने की बात सामने आई तो बहु प्रतिलिपियों के लिए मुद्रण की आवश्यकता अनुभव की गई। विद्वजन ये दावा करते हैं कि विश्व साहित्य में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इनकी रचना भारत में हुई है। लेकिन इस दावे के बावजूद मुद्रण कला का आविष्कार भारत में नहीं हुआ है। कला के रूप में इसका जन्म चीन में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक साहित्य की हजारों प्रतियां चाहिए थीं। मुद्रण के बगैर यह संभव नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 650 ईस्वी में भगवान बुद्ध की मूर्ति मुद्रित करने के लिए इस कला का प्रयोग पहली बार किया गया था। चीन के सहस्र बुद्ध गुफाओं में हीरक सूत्र नामक पुस्तक मिली है। इसे दुनिया की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। इसमें 2.5 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े 6 पृष्ठ हैं। ये तमाम पृष्ठ 16 फुट लंबे एक कागज पर चिपके हुए हैं। इसका मुद्रण ब्लॉक के जरिए किया गया था। चीन के पी शेंग नामक व्यक्ति ने सन 1041 में चीनी मिट्टी के अलग अलग टाइप बनाए थे। आग में पकाने से इनका आकार प्रकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। उसने टीन के टाइप भी बनाए जो गीली स्याही में अच्छी छपाई नहीं कर पाते थे। सन 1314 में वोंग चांग ने लकड़ी के टाइप रचे। चीनी भाषा की वर्णमाला को लकड़ी के टाइप बेहतर लगे। इनका कई दिनों तक प्रचलन होता रहा। लकड़ी के ये टाइप तुन हुआंग की गुफाओं में मिले थे। ये टाइप शाब्दिक थे, यानी पूरे पूरे शब्दों के ब्लॉक थे।
वर्णिक यानी एक एक अक्षर के अलग अलग टाइप बनाने का श्रेय चीन को नहीं है। आगे चलकर यह सफलता जर्मनी के योहानेस गुटेनबर्ग को मिली। प्रत्येक अक्षर का एक टाइप बनाने का आविष्कार जर्मनी के मेन्ज में जन्मे और स्ट्रासबर्ग में रहने वाले गुटेनबर्ग को है। 13वीं सदी में चीन गए रोमन मिशनरी तथा मार्को पोलो जैसे यात्री चीन से अपने साथ टाइप के नमूने लाए थे। गुटेनबर्ग ने उन्हें जांचा, देखा और टाइप बनाने की अपनी विधि विकसित की। वो स्वर्णकार का पुत्र था, इसलिए जेवरातों पर बारीक नक्काशी का काम जानता था। उन्होंने 42 पंक्तियों वाली बाइबल सन 1456 के आसपास छापी थी। यह यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। यूरोप के देशों में मुद्रण कला का प्रसार 15वीं शताब्दी में हुआ। भारत में ईसाई मिशनरियों ने 16वीं सदी में इसका श्रीगणेश किया। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस बाय द वे यानी महज इत्तेफाकन आ गई। अबिसिनिया जा रहे जहाज में प्रिंटिंग प्रेस थी। वह जहाज तेल एवं खाद्य वस्तुएं लेने गोवा के बंदरगाह पर रुका। राजनीतिक कारणों से गोवा के गवर्नर ने जहाज जब्त कर प्रेस अपने अधीन कर लिया। सेंट जेवियर ने इसी प्रेस से पहली किताब डॉगार्तना क्रिस्टाउ सन 1557 में छापी थी। दूसरा प्रेस मुंबई में गुजराती सेठ भीमाजी पारिक ने ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत की सहायता से स्थापित किया। यहां पर मराठी में मुद्रण आरंभ हुआ। तीसरा प्रेस त्रावंकोर केरल में सन 1712 में शुरू हुआ। इसके बाद यह कला कलकत्ता और भारत के तमाम बड़े शहरों में अपने पांव मजबूती से जमाने में सफल रही। भारत में पत्रकारिता का श्रीगणेश सन 1780 को किया गया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 29 जनवरी को बंगाल गैजेट नाम से 2 पृष्ठों का अखबार निकाला। इसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी कहते हैं। यह 12 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा था। दोनों तरफ 3-3 कॉलम के समाचार थे। हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। 30 मई 1826 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। आजादी के आंदोलन के यज्ञ में आहुति देकर जनमत बनाने में देश में चारों ओर सभी भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगे। आज रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के कार्यालय में 20,000 से अधिक पत्र पत्रिकाएं पंजीयत हैं। प्रिंट मीडिया के समानांतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपने पूरे दमखम के साथ मौजूद है। मुद्रण कला में समय के साथ नित नए परिवर्तन होते चले गए। टाइप सेटिंग की सबसे पहली और वर्तमान में प्रचलित पद्धतियां इस प्रकार हैं। हैंड कंपोज, यह सबसे पुरानी और पहली पद्धति है। इसमें फाउंड्री से ढलकर आए टाइप लकड़ी के अलग अलग केसेस में रखना होते थे। पॉइंट सिस्टम पर आधारित होते थे, इसलिए एक साथ सैकड़ों किलो टाइप खरीदना होता था। उसे रखने के लिए लंबी चौड़ी जगह जरूरी थी। सारा काम हाथ से होता था, इसलिए कंपोजिंग में काफी समय बर्बाद हो जाया करता था। अखबार के लिए अलग अलग शिफ्ट में कंपोजिटर काम करते थे। प्रिंटिंग प्रेस का संचालन एक जटिल प्रक्रिया बनकर रह गया था। आज हैंड कंपोज भारत के छोटे गांव कस्बों में देखने को मिल जाते हैं। इस पद्धति में अनेक दोष होने से यह धीरे धीरे मुद्रण से विदा हो गई। मोनोकंपोज, मैन एंड मशीन दोनों को मिलाकर यह पद्धति की गई। इसमें एक टाइपराइटर जैसी मशीन होती थी। ऑपरेटर
मैटर को टाइप करता था और स्टेंसिल से हर अक्षर का एक छिद्र बन जाया करता था। इसके बाद कास्टिंग मशीन में उस स्टेंसिल पेपर को लगाकर अक्षर ढाले जाते थे। पिघले हुए शीशे के इस ड्रम से सीसा उछलता और मैट्रेस से टकराता था। इस तरह मोनो यानी एक एक अक्षर फुदकता हुआ मशीन से बाहर आता था। इस मशीन के आने से कंपोजिंग की गति बढ़ी, मैन पावर घटा, कम स्थान पर अधिक काम संभव हुआ। लाइनो कंपोज, टाइप सेटिंग में और तेजी लाने की गरज से मोनो मशीन के आगे लाइनो मशीन लाई गई। दोनों में मामूली सा अंतर यह था कि मोनो मशीन से एक एक अक्षर बाहर आकर अटेंशन मुद्रा में खड़ा हो जाया करता था और लाइनो मशीन में पूरी पंक्ति एक साथ बाहर आ जाती थी। लेकिन इसमें एक दोष यह था कि यदि पंक्ति में कोई अक्षर या शब्द गलत कंपोज हो गया तो फिर से पूरी पंक्ति कास्ट करना होती थी। मोनो मशीन में एक या दो अक्षर बदलने से करेक्शन हो जाया करता था। इमेज टाइप सेटिंग, ये तमाम पद्धतियां प्रचलन में बनी रहती यदि कंप्यूटर ने क्रांति के बतौर प्रवेश न लिया होता। कंप्यूटर के आगमन से हार्ड मेटल विदा ले चुका है, अब सिर्फ सॉफ्टवेयर काम करता है। कंप्यूटर पर कंपोज या टाइप करने का सीधा मतलब है कि हम अक्षरों की सिर्फ इमेज टाइप कर रहे हैं। हार्ड मेटल के टाइप की तरह उसे हथेली में रखा नहीं जा सकता, केवल उसे छू सकते हैं या कागज पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस पद्धति से श्रम, पैसा, स्पेस सभी की बचत हुई और काम तेज गति से होने लगे। यही वजह है कि पत्र पत्रिका और किताबें धड़ल्ले से बाजार में आ रही हैं। मुद्रण का स्तर सुधर गया, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के स्थान पर मल्टी कलर आसान हो गया। कंप्यूटर ने मुद्रण में क्रांति ला दी है। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग मशीनें भी इतनी आधुनिक हो गई हैं कि हवा और पानी को छोड़ किसी भी वस्तु पर मुद्रण संभव हो गया है। और हवा और पानी पर इसलिए संभव नहीं है कि इन दोनों की सरफेस या धरातल स्थिर नहीं है। प्रिंटिंग की इस पद्धति का नाम है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। अब हम एक अखबार और एक पत्रिका के फॉर्मेट एवं स्टाइल पर तुलनात्मक दृष्टि से बात करना चाहते हैं। आकार, अखबार और पत्रिका दोनों के आकार में भिन्नता है। आमतौर पर न्यूज प्रिंट पर छपने वाले अखबार 55 गुना 35 सेंटीमीटर ऊंचाई चौड़ाई वाले होते हैं, जबकि पत्रिकाएं विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं। टेक्स्ट बुक के आकार से लेकर किंग साइज अर्थात 16 गुणा 12 इंच तक की पत्रिकाओं को बुक स्टॉल पर देखा जा सकता है। मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स लगभग एक आकार के होते हैं और इवनिंग या साप्ताहिक अखबार के टैब्लॉयड यानी बड़े अखबार से आधे आकार में फैले होते हैं। कागज, समाचार पत्र आमतौर पर न्यूज प्रिंट पेपर पर प्रकाशित होते हैं। उनके संडे सप्लीमेंट या मिड वीक या वीकेंड सप्लीमेंट ग्लेज्ड न्यूज प्रिंट चिकने कागज पर छापे जाते हैं। पत्रिकाएं न्यूज प्रिंट से लेकर आर्ट पेपर तक का उपयोग करती हैं। मूल्य, अखबारों की प्रसार संख्या अधिक होती है, उन्हें विज्ञापन भी अधिक मिलते हैं। उनका उद्देश्य अपने पाठकों को सूचित एवं जागरूक करना होता है। उन्हें न्यूज प्रिंट भी रियायती दरों पर मिलता है, इसलिए उनका मूल्य पृष्ठ संख्या के प्रमाण से 1 से 10 रुपए तक रखा जाता है, जबकि पत्रिकाएं अपने कागज, कंटेंट, सर्कुलेशन, विज्ञापन को ध्यान में रखकर 10 रुपए से 200 रुपए तक में बेची जाती हैं। उनके ग्राहक एवं पाठक अखबार की तुलना में कम रहते हैं। प्रसार, समाचार पत्रों की प्रसार संख्या हजारों से लाखों तक होती है।
श्रृंखला या चेन पेपर्स समाचार पत्रों की वजह से वो करोड़ के आंकड़ों को भी छूने लगी है। पत्रिकाएं इस मामले में क्षेत्रवार बिकती हैं। भाषा के अलग होने से ऑल इंडिया मार्केट वाली पत्रिकाएं उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। अवधि: अखबार दैनिक अर्थात सुबह या शाम, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक या पाक्षिक अवधि के होते हैं, जबकि पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक भी होती हैं। अनेक लघु या साहित्यिक पत्रिकाएं अनियतकालीन तक देखी जा रही हैं। कंटेंट यानी विषय वस्तु: समाचार पत्रों का संपादकीय पृष्ठ छोड़ दिया जाए तो वे समाचार प्रधान होते हैं। उनमें विषयवार वर्गीकरण रहता है, जैसे राजनीतिक, समस्या प्रधान, अपराध, व्यापार, मनोरंजन, खेलकूद, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, आंचलिक, स्थानीय, सांस्कृतिक आदि। संपादकीय पृष्ठ वैचारिक संजोया जाता है। पत्रिकाएं जो साप्ताहिक, पाक्षिक हैं, वे राजनीतिक हलचल के साथ खबरों के पीछे की खबरें विस्तार पूर्वक विश्लेषण शैली में प्रस्तुत करती हैं। यदि विषय विशेष की पत्रिका नहीं है तो वे पूरे परिवार के सदस्यों की दिलचस्पी को ध्यान में रखकर सामग्री परोसती हैं। पत्रिकाएं आमतौर पर अपने टारगेट रीडर्स को ध्यान में रखकर प्रकाशित की जाती हैं। विज्ञापन: पत्रकारिता के आदर्श मापदंडों के अनुसार एक समाचार पत्र में 40% से अधिक विज्ञापन नहीं होने चाहिए। 60% विषय सामग्री आवश्यक है, लेकिन बाजार की ताकतों तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते आजकल सारे समीकरण गड़बड़ा गए हैं। कई अखबार तो अपने मुखपृष्ठ से भी पहले विज्ञापन जैकेट से ढके होते हैं और यही हाल पत्रिकाओं का है। अच्छी सी कहानी या आलेख के मध्य किसी साबुन या शैम्पू का विज्ञापन देकर पत्रिका वाले सारा आस्वाद किरकिरा कर देते हैं। अब कुछ छोटी बातों पर अखबार और पत्रिका के अंतर को समझते चलते हैं। पत्रिका का कवर होता है, वह विशेष प्रकार से डिजाइन किया जाता है। उसका कागज भी अलग रहता है, वह बहुरंगी बनाया जाता है और अखबार पहले पेज से आखिरी तक एक जैसे कागज पर छपता है। अखबार में प्रायः इंडेक्स नहीं होता है। कुछ विशेष खबरों की सूचनाएं पहले पेज पर दे दी जाती हैं, परंतु पत्रिका के लिए इंडेक्स जरूरी है। इससे पाठक को अपनी रुचि की सामग्री तक जाने में सुविधा रहती है। अखबारों के लिए संपादकीय लेखन आवश्यक है, इससे उनकी रीति नीति का पता चलता है। पत्रिकाओं पर यह बंधनकारी नहीं है। प्रायः पत्रिकाएं कवर स्टोरी छापती हैं, इसे कवर पेज पर हाईलाइट किया जाता है। अखबारों में ऐसा कम होता है। विशेष व्यक्ति या घटना पर अंदर के पृष्ठों पर विशेष सामग्री संजो दी जाती है। जब से मुद्रण में क्रांति आई है, अखबारों में रंगीन छायाचित्रों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। पत्रिकाएं तो पिक्टोरियल डिजाइन की जाती हैं। लगभग तमाम पृष्ठ रंगीन होने लगे हैं। फोटो स्टोरी तक प्रकाशित होने लगी है। कार्टून का उपयोग या प्रकाशन कुछ अखबार नियमित करते हैं, मसलन पॉकेट कार्टून। पत्रिकाओं में यह सुविधानुसार किया जाता है। वे ग्राफ्स, चार्ट्स एवं रेखा चित्रों का सहारा भी लेती हैं। भाषा की दृष्टि से अखबार औसत पाठक को ध्यान में रखकर समाचार लेखन एवं भाषा का प्रयोग करता है। पिछले कुछ वर्षों से अखबारों में हिंग्लिश का चलन बढ़ा है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। इससे बच्चे भ्रष्ट भाषा सीखते हैं। पत्रिकाओं की भाषा उनके कंटेंट पर निर्भर करती है। पाठकीय प्रतिक्रियाओं को अखबार तथा पत्रिकाएं समान रूप से अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रकाशित करती हैं। आजकल के अखबार भी
डिजाइनर्स प्रोडक्ट हो चले हैं। उनकी साज सज्जा पत्रिकाओं की तरह की जाने लगी है। पत्रिका प्रकाशन में पर्याप्त समय मिलता है, इसलिए आकर्षक लेआउट के साथ दुल्हन की तरह संजोकर मार्केट में उतारी जाती है। पत्रिका के संपादकीय विभाग में कंटेंट के आधार पर विशेषज्ञ लेखक नियुक्त होते हैं। अखबार में पत्रकार रिपोर्टर का ऑलराउंड होना अच्छा माना जाता है। कितना ही स्वादिष्ट और नाना प्रकार का भोजन बनाया जाए और करीने से परोसा नहीं जाए तो वह बेलज्जत हो सकता है। और यही बात मुद्रण कला पर भी 100% लागू होती है। विषय सामग्री अथवा कंटेंट अपने श्रेष्ठतम रूप में है और उसे उचित साज सज्जा के साथ मुद्रित नहीं किया जाए तो उसकी ओर पाठक आकर्षित नहीं होगा। उसकी पठनीयता खतरे में आ सकती है। इसका सीधा असर उसकी प्रसार संख्या एवं बिक्री पर होता है। अनेक अखबारों अथवा पत्रिकाओं के प्रकाशन बंद होने के अनेक कारणों में से यह भी एक कारण है कि लेआउट में वे पिछड़ गए। आज कंप्यूटर और ग्राफिक्स की मदद से साज सज्जा के क्षेत्र में डिजाइनर अपनी नवोन्मेषी कल्पना के सहारे जो करना चाहे आसानी से कर सकता है। बरसों पहले अखबार या पत्रिका के कार्यालयों में आर्टिस्ट अथवा डिजाइनर नहीं होते थे। अब तो एक्सपर्ट लेआउट डिजाइनर उपलब्ध हैं। अनेक विश्वविद्यालयों एवं आर्ट इंस्टीट्यूशंस ने इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित डिजाइनर तैयार किए हैं। उनकी वजह से अखबार प्रोडक्ट में तब्दील मान लिए गए हैं। लेआउट अथवा साज सज्जा के वैसे तो कई सिद्धांत हैं। यहां हम चंद उन सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहेंगे जो सर्वमान्य तथा सर्वसम्मत हैं। रीडर्स फ्रेंडली, पाठकों को साज सज्जा रुचिकर एवं आकर्षक महसूस हो, इस नजरिए से लेआउट के साथ अखबार का मुख पृष्ठ अथवा पत्रिका का आवरण तैयार किया जाना चाहिए। आवरण पत्रिका का चेहरा होता है। चेहरा जितना लुभावना होगा, पाठक कंटेंट की ओर खींचा चला जाएगा। सहज सरल, साज सज्जा स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें कृत्रिमता पैदा करने से अनाकर्षण का भाव जागेगा। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वो सादगी से परिपूर्ण हो। ब्रीदिंग स्पेस, बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि दो पंक्तियों के बीच स्पेस यानी स्थान क्यों छोड़ा जाता है। पहला कारण तो यह है कि इस तरह के लेखन या मुद्रण से पाठकों को कोई परेशानी नहीं होती। जैसे व्यक्ति को अपनी बात कहने के बीच में सांस लेने की जरूरत होती है, वैसे ही पाठक जब लगातार पढ़ता है तो उसकी आंखों पर जोर पड़ता है। शब्दों के बीच या पंक्तियों के बीच स्पेस छोड़ने से पाठक को रिलीफ मिलती है। अली ब्रदर्स का सिद्धांत, अरब देशों में दो भाई हुए थे, अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मनुष्य की आंख का अध्ययन कर कुछ परिणाम सार्वजनिक किए थे। जैसे एक पाठक 6 इंच चौड़ाई में छपी या लिखी सामग्री को आसानी से पढ़ सकता है। इससे अधिक चौड़ाई होने पर उसकी नजरें ओवरलैप यानी नीचे ऊपर जा सकती हैं। यदि तेजी से पढ़ना हो तो मुद्रण की चौड़ाई 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अखबारों के पृष्ठों पर चौड़ाई में 8 कॉलम रखे जाते हैं। उनकी चौड़ाई के 4 या 4.5 सेंटीमीटर में मैटर छपता है। आधा सेंटीमीटर कॉलम के दोनों ओर ब्रीदिंग स्पेस के लिए छोड़ दी जाती है। आजकल अखबारों में 8 कॉलम का चलन कम होता जा रहा है। इसका कारण है कि अब लेआउट वर्टिकल के स्थान पर हॉरिजॉन्टल हो रहा है। इसलिए 8 कॉलम को 7 या 6 या 5 बराबर कॉलम में बांट दिया जाता है। 8 कॉलम की पृष्ठभूमि में विज्ञापन दाताओं का भी दबाव है। विज्ञापन की दरें
कॉलम सेंटीमीटर के हिसाब से तय होती हैं। इसलिए अखबार के प्रबंधकों को विज्ञापन दाताओं का सम्मान करना होता है। अली ब्रदर्स ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब मनुष्य कुछ देखता है या पढ़ता है तो उसकी इमेजेस आंखों के जरिए तरंगित होकर दिमाग तक पहुंचती हैं। उसे मिटाने, पाइप आउट और नई इमेज दर्ज करने में 10 से 20 सेकंड का समय चाहिए। यह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए खाली जगह के अपने मायने होते हैं। इस बात को इस उदाहरण से और स्पष्ट किया जा सकता है कि एक व्यक्ति ने एक 2-3 साल के बच्चे को अपनी गोद में बैठा रखा है। कुछ समय बाद बच्चा उसकी गोद से अलग हो जाता है। उसके बावजूद वो व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए महसूस करता है कि बच्चा उसकी गोदी में है। टाइपोग्राफी, मुद्रण और लेआउट में टाइपोग्राफी का उपयोग होता है। यदि मैटर या कंटेंट को ध्यान में रखकर टाइप के पॉइंट साइज तय किए जाएं तो साज सज्जा अपने आप आकर्षक हो जाती है। आलेख के शीर्षक के लिए अलग पॉइंट साइज का उपयोग हो, लेखक के नाम के लिए अलग, मैटर के लिए अलग पॉइंट साइज। यदि फुटनोट है तो उसकी फॉन्ट एवं पॉइंट साइज पृथक रखने से साज सज्जा अपने आप बोलने लगती है। अखबार में 2 खबरें एक जैसे आकार प्रकार की यदि पास पास छप रही हों तो उनका फॉन्ट बदलना जरूरी है, वरना वे एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होकर भ्रम पैदा कर सकती हैं। फोटो, चार्ट्स, कार्टून्स साज सज्जा के लिए विषय वस्तु को आकर्षक बनाने, अधिक पठनीय करने और उसकी यूएसपी बढ़ाने के लिए जरूरी फोटोज, चार्ट्स, रेखांकन, कार्टून्स का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक तस्वीर में 1000 शब्दों की शक्ति होती है। तस्वीर देखते ही बात समझ में आ जाती है। साज सज्जा के लिए और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कागज का क्षेत्रफल, पेपर एरिया, हमेशा बड़ा होता है। प्रिंटेड एरिया उससे छोटा होना चाहिए। प्रिंट एरिया के चारों तरफ मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए। बाइंडिंग वाली साइड में अधिक स्पेस देना चाहिए। यदि पेजिंग किया गया है तो वे एक जैसे यानी यूनिफॉर्मिटी के साथ हों। शब्दों की लिखावट तथा उच्चारण पहले पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ तक मानक हों। फोटोज का उपयोग एडिटिंग के बाद करने से स्पेस बचती है। फोटोज में मिसिंग कलर को किसी बहाने शामिल करने से वो उभरेगा और पाठक की नजरें ठहरेंगी। दाएं पृष्ठ पर महत्वपूर्ण सामग्री दी जाना चाहिए, इसलिए पन्ना बदलने पर पाठक की नजरें दाएं पृष्ठ पर पहले ठहरती हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि बाएं पृष्ठ की उपेक्षा करें, उसे भी आकर्षक बनाया जाना चाहिए। यदि पाठक पढ़ते समय किसी पेज पर नहीं ठहरता या जरा सा भी नहीं पढ़ता तो यह लेआउट की कमजोरी होगी। आलेख समाप्ति पर कोई चिन्ह लगाकर समाप्त होने की सूचना देना उचित होगा। आलेख के आरंभ में ड्रॉप लेटर या बोल्ड लेटर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अखबार हो या पत्रिका, दिन, दिनांक, माह, वर्ष की सही जानकारी हर पृष्ठ पर समान होना चाहिए। कई बार प्रेस लाइन या प्रिंट लाइन छूट जाती है, यह कानूनन गलत है। यह बात हमेशा याद रखी जाना चाहिए कि मुद्रण एक कला है और उस क्षेत्र में काम करने वाले कलाकार। साज सज्जा, कंटेंट एवं संपादन की कुशलता से पाठकों के दिलों को जीता जा सकता है, उनके दिमाग पर राज किया जा सकता है, क्योंकि आज भी छपे हुए शब्दों को ब्रह्म माना जाता है।